हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन सैयद ऑफिशियल। और आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। ये पूरा हर एक वर्ड, हर एक टॉपिक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादा लेंदी नहीं है। जितनी भी साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं वहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन आने की, तो उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, वायरसेस नाम किसने दिया, उसके बाद में उसको मॉडिफाई किसने किया, इस तरीके से आप लोग को हर एक पॉइंट्स को याद रखना है। और मैंने जैसे बताया है कि साइंटिस्ट का नाम जब भी आए, मैंने ये सेल वाला चैप्टर में करा रही हूँ, वहाँ पे मैंने बताया था कि साइंटिस्ट के नाम जब भी आए आप लोग के पास में एक नोटबुक होना चाहिए, उसके अंदर एक सेक्शन होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ साइंटिस्ट के नाम और उसके आगे उनका काम लिख रहे होंगे। तो यही आप लोग के वहाँ के उतने मतलब 5 पेज कम से कम छोड़ो। ये चीजें आपको हर चैप्टर की कंटिन्यू लिखते जानी है विदाउट एनी स्पेस। ये लाइन पे ये आया, नेक्स्ट लाइन पे वो आया, इस तरीके से साइंटिस्ट के नाम और उसके आगे उनके काम, इस तरीके से आप लोग को पूरे पेज भर भर के लिखते जाने हैं। जैसे जैसे नाम आते जाएंगे, उनने क्या डिस्कवर किया है, उन्होंने क्या चीज़ इन्वेंट की है, क्या पता किया है, क्या इन्फॉर्मेशन बताई है, वो सारी चीज़ें आप लोग को लिखनी है। ठीक है, और ये चीज़ का यूज़ कब आएगा, जब आप लोग को एक पूरा ओवरव्यू देखना होगा कि भाई पूरे बायोलॉजी में कौन से साइंटिस्ट के नाम कब आए हैं और उन्होंने क्या काम किया है। तो ये आप लोग की खुद की बनाई हुई नोट्स रहेगी जो आपको एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हर एक चैप्टर वाइज आप लोग चैप्टर रीड कर रहे होते हो, तो चैप्टर समझ रहे होते हो, तो वो चीज़ एक सेपरेट आपके दिमाग में नहीं बैठती है कि साइंटिस्ट का क्या काम था, साइंटिस्ट का क्या रोल था। ऐसा ही चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर भरपूर साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और हम हमेशा उसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी चैप्टर करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग को वायरसेस वाले पार्ट में जो भी साइंटिस्ट के नाम है उसको नोट डाउन करना है और उन्होंने क्या काम किए हैं वो नोट डाउन करना है। इतना आप लोग का काम हो जाएगा। फिर भी ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आप लोग को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है। रिविजन इज द की, रिविजन इज द की। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना, आपकी जो भी नोट्स बन रही है उसको आप लोग को छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहली बात, टेक्स्ट बुक को कभी भी छोड़ना नहीं है। बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक एट द एंड, टिल द एंड ऑफ द प्रिपरेशन आप लोग के साथ होनी चाहिए। रोज उसका कोई ना कोई पार्ट तो आप लोग को पढ़ना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे पार्ट्स कवर करेंगे। अभी हम वायरसेस, प्रायंस और लाइकेंस कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। इसका फिगर भी समझेंगे, इसके अंदर जो आप लोग को स्ट्रक्चर्स दिए हैं वायरसेस के वो भी समझेंगे, और आगे लाइकेंस वाला पार्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स बिगिन। ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि बेसिकली हमारा मेन फोकस होगा ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। ये पार्ट पे इतना ज़्यादा आपको फोकस देख के पढ़ना है कि यहाँ से आपको हर एक साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हम ठीक है अलग अलग जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, कभी वायरसेस के बारे में, कभी वायरॉइड्स के बारे में, कभी प्रायंस के बारे में, कभी लाइकेंस के बारे में, तो ये चारों चीज़ों के अंदर क्या क्या ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो आप लोग को याद रखना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये पूरा पार्ट, ठीक है एंड ऑफ द चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर कवर रखता है, जैसे कि साइंटिस्ट के नाम हो जाते हैं, जैसे कि वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायंस के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को तब याद होगी जब आप एनसीईआरटी की लाइनों को अपनी आंखों के सामने एज एन इमेज प्रिंट कर दोगे। मतलब आपके माइंड में वो पेज पूरा क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलते हैं। आप वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स वायरॉइड्स के साथ में मर्ज कर देते हो, मिक्स करके पढ़ते हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आज हम वही कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ को सेपरेटली पढ़ना है और सेपरेट ही रखना है। ठीक है, कहीं पर भी मर्ज करना नहीं है। हो सकता है आपके साथ में गलतियां हो जाए, ठीक है, लेकिन आप बार बार रिवाइज करो, बार बार टेस्ट दो, बार बार उसका एनालिसिस करो, आप उसको ठीक है सेपरेटली याद रख पाओगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने ये बताया और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
सबसे पहले ये देख लो कि हमारा जो है लास्ट लेक्चर में किंगडम फंजाई हुआ था, जिसके अंदर हमने सारे उसके सब कैटेगरीज को बहुत ही अच्छे से, ठीक है, एनसीईआरटी के तरीके से हमने उसको क्या किया, कवर किया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये पूरा पुराने लेक्चर्स में हमने ये कवर किया था। ठीक है, और फिर उसके पहले हमने कवर किया था किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं हर बार। ठीक है, और उसके पहले हमने किया था किंगडम बैक्टीरिया, ठीक है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो उसके पहले हमने क्या कवर किया था, किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पर हर एक आप पेज देख सकते हो, मैंने कितनी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। प्लीज गो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ये सारे लेक्चर्स भी आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी रीडिंग मैंने कराई है और मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बताती हूँ कि एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर से जो ग्राफ बना है वो टोटली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो ये आप लोग को याद रखते हुए चलना है कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है और उसको क्यों फॉलो करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको कैसे फॉलो करना है, उसके अंदर की चीज़ों को कैसे कवर करना है। ठीक है, आप लोग को कोरिलेट करके पढ़ाई करनी है इसके अंदर। इट्स नॉट जस्ट कि यहाँ का जो पैराग्राफ पढ़ा वो आगे आप लोग को काम नहीं आने वाला, आगे काम आने वाला है। और वही चीज़ को कोरिलेट करके जब आप पढ़ते हो, दैट थिंग गेट्स चेंजेस, ठीक है, दैट नॉलेज गेट्स चेंज्ड इनटू विजडम। तो बेटा यही फर्क होता है कि आपके पास में नॉलेज तो थी लेकिन आपने कोरिलेट करके नहीं पढ़ा, इसीलिए आप लोग के पास में विजडम नहीं आया कि भाई यहाँ से ये चीज़ का आइडियोलॉजी लेना है। ये आप लोग के पास में ट्रिक आती है और यही वो चीज़ जो है जो आप लोग को दूसरी जगह अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको दूसरी जगह कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अभी आप लोग के पास में एक चैप्टर आने वाला है 12th स्टैंडर्ड में, बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज गोइंग टू बी सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, 12th के चैप्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहाँ से आपको हमेशा को रिलेट करके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड इज टोटली बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन वाला चैप्टर्स होते हैं उसके यहाँ पे। ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो आप लोग के प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल आपका परफॉर्मेंस कैसा है ये आप लोग के थियोरी में, आप लोग के नीट के एग्जाम में समझ में आएगा। मतलब आप प्रैक्टिकली कैसा सोचते हो ये आप लोग आपके पेपर में बता के आने वाले हो। तो पूरा पेपर जो है एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उठा के पूछ लिया, नहीं, आप लोग को कोरिलेट करके पढ़ाई करनी है ताकि यहाँ से जो चीज़, यहाँ से जो नॉलेज आप ग्रैब कर रहे हो वो चीज़ आप दूसरी जगह कैसे कोरिलेट करोगे और वहाँ से निकलने वाला कंक्लूजन आप लोग के लिए कैसे काम आने वाला है। दैट थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हर लेक्चर समझाई हूँ और आज भी यही बता के मैं आज का लेक्चर शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, तो दिस वाज द बैक्टीरिया मोनेरा पार्ट, देन वी डिड प्रोटिस्टा, वी मूव्ड ऑन टू फंजाई। ठीक है, इसके आई थिंक 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स हो चुके हैं और आज फाइनल पार्ट होने वाला है इन विच वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, शुरू करने जा रहे हैं विद किंगडम प्लांटे। ओके, या ठीक है, तो आज किंगडम प्लांटे बेसिकली के चैप्टर में क्यों दिया है, हम सारे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले वाले स्टार्टिंग के वीडियो में फर्स्ट पार्ट के इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने सेकंड पेज का, ये चैप्टर का जो सेकंड पेज है वहां पर एक आर.एच. विटेकर का टेबल दिया हुआ था। वो टेबल में हमने पढ़ा था हमारे पास में बहुत सारे किंगडम्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला मोनेरा, फिर आया प्रोटिस्टा, उसके बाद आया फंजाई, फिर आया है प्लांटे, फिर आया है एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम आप लोग को इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो ये प्लांटे, ये किंगडम, और दूसरा आपके पास में नेक्स्ट पार्ट आता है किंगडम एनिमेलिया। ये इस चैप्टर में क्यों दिया हुआ है, आप लोग के पास में इस चैप्टर का जो है एक्स्ट्रा ये भी है। ठीक है, एक अलग इस पर्टिकुलर पार्ट का, ये दोनों पार्ट्स के एक अलग चैप्टर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कोई डिटेल में ना तो लिखा गया है ना तो हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। हम इसकी पूरी जानकारी कौन से इसके पर्टिकुलर चैप्टर में लेंगे। 4th चैप्टर इसका है और आई गेस और 3rd चैप्टर में आप लोग को यही दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है डिटेल में स्टडी कहाँ करेंगे उसके पर्टिकुलर चैप्टर में। हम यहाँ पर बेसिक चीज़ें डिस्कवर, ठीक है, स्टडी करेंगे और बेसिकली वही कवर करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ किंगडम प्लांटे नाउ।
ऑल राइट, सो वी आर बिगनिंग विद किंगडम प्लांटे राइट नाउ। मैं रीड कर रही हूँ, वो सेंटेंस पर भी ध्यान दो और उसके अंदर से क्या मीनिंग निकल रहा है उस पर भी प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है एनसीईआरटी में, किंगडम प्लांटे में कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसके अंदर यूकैरियोटिक आते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, ठीक है। इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि यूकैरियोटिक, क्लोरोफिल कंटेनिंग, ये 3 वर्ड इस पर्टिकुलर किंगडम के लिए क्यों यूज किए गए हैं, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेनिंग, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग एक और एक किंगडम में आता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स क्लोरोफिल के पिगमेंट्स अपने अंदर क्या रखते हैं, ठीक है, अपने अंदर पजेस करते हैं, ठीक है। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर हमको क्लोरोफिल देखने को मिलता है, ऑफ कोर्स यस, तो कौन से होते हैं वो, क्लोरोफिल कंटेनिंग में साइनोबैक्टीरिया आता है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आता है जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, क्लोरोफिल देखने को मिलता है। इनके अंदर क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक, लेकिन वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं क्या, नहीं, यूकैरियोटिक वो होते नहीं है। तो यहाँ पर एक डिफाइनिंग फीचर बनाया गया है जो एक ठीक है, एक मोनेरा, एक ऐसे बैक्टीरिया जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, लेकिन ठीक है वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक नहीं है, तो उससे इन लोगों को डिफर किया जा सकता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर नहीं आएगा, याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया आपके किंगडम प्लांटे में नहीं आएगा। ऑल दो उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल के पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लांटे नहीं होते बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं वो, प्रोकैरियोटिक होते हैं, याद रहेगी ये चीज। तो इस तरीके से आप लोगों को कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटे और अंडर किंगडम मोनेरा, तो आप लोगों को इसका आंसर आना चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग। अच्छा, अब किंगडम प्लांटे में क्या आप लोगों को लगता है सिर्फ प्लांट्स, जैसे हम ठीक है कॉमनली इसे प्लांट्स कहते हैं, लेकिन आंसर मी दिस, ठीक है, क्वेश्चन के प्लांट्स सिर्फ वही होते हैं जो हम जैसे इमेजिन करते हैं और जैसा प्लांट्स कहने पे हमारे सामने एक इमेज आती है, नहीं, इसका आंसर है नहीं। प्लांट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, फ्रॉम वेरी प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, टू वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप। हमारे पास में बहुत सारे तरीके के उसके सब कैटेगरीज होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में टाइप्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसके टाइप्स दिए हुए हैं। प्लांटे इंक्लूड्स एल्गे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये इसके क्या आ जाते हैं, सब कैटेगरीज आ जाती है। तो एल्गे में क्या आप लोग को यहाँ पर झाड़ देखने को मिलेगा, नहीं। तो ये आप लोग को डिफरेंस याद रखना है कि एवरीथिंग इज नॉट, बायोलॉजी में जो चीजें है वो आप रियलिटी में पढ़ोगे, ठीक है, वो आपके जो थिंकिंग है, आपके जो अब तक इमेज बनी हुई थी उससे कई ज्यादा डिफरेंट होगी। तो यू हैव टू यू नो एक्सेप्ट दिस, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस, ठीक है। अभी जब आप बायोलॉजी स्टूडेंट बन गए हो, तो अगर आप लोग के सामने एक ऐसा वर्ड आ रहा है किंगडम प्लांटे, तो यू कैन नॉट जस्ट इंक्लूड इन योर माइंड ऑल द ट्रीज, ये बेसिक कॉमनली ये आता है, लेकिन इसके अंदर इसके साथ साथ आपके पास में एल्गे आना चाहिए, ठीक है, इसके साथ साथ ब्रायो, टेरिडो, ये सब आने चाहिए। इसके क्या क्या फीचर्स है ये सारे सब किंगडम्स के, तो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाता है क्लियर। नेक्स्ट थिंग, a few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants और पैरासाइट्स। जैसे कि हमको लगता है कि प्लांट जो होता है, जो प्लांट किंगडम होता है, उसके अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, हमें यही पता है कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज है कि प्लांट्स दूसरे तरीके के होते हैं जिसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासिटिक प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, ये इंसेक्टिवोरस और पैरासिटिक प्लांट्स ये दोनों ही कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। दीज आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, दीज आर हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, ठीक है। इनको हेट्रोट्रॉफिक क्यों कहा गया है, ठीक है, सुनो, इनको हेट्रोट्रॉफिक कहा गया है, क्यों,
दे आर हेट्रोट्रॉफिक बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देयर ओन सेल्फ, वो खुद अपना खाना बना नहीं सकते, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या करते हैं, देखो अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। अभी देखो कोई कोई ऐसे होते हैं, पार्शियली क्यों कहा गया है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप देखोगे तो वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन वो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब वो ठीक है पैरासिटिक नेचर या फिर इंसेक्टिवोरस भी हो सकते हैं। तो ये समझ आनी चाहिए चीज के पार्शियली बोला है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं और पैरासाइट्स आते हैं। तो इंसेक्टिवोरस में सबसे पहले दिया हुआ है ब्लैडरवॉर्ट, लुक हियर, ठीक है। ब्लैडरवॉर्ट आपका कैसा हो जाता है, ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। लेट मी शो यू द इमेज ऑफ दिस, ओके या सो ये है क्या, ब्लैडरवॉर्ट, ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा। ये कैसा है, इंसेक्टिवोरस है, ये इंसेक्ट को क्या करता है, ट्रैप करता है। आई विल हाईलाइट दिस टू यू, ये देखो ये इंसेक्ट को इसने क्या करके रखा है, ट्रैप करके रखा है। तो ये एक प्लांट है, लेकिन ये अपना ठीक है न्यूट्रिएंट्स कैसे जमा कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके ये फीड नहीं कर रहा, तो फिर ये कैसे अपने आप का खाना, अपना खाना कैसे बनाता है। तो ये इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ये लोग दे प्रे ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है, और उसके अंदर उसको ट्रैप करके उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन थ्रू प्रे, ठीक है। जो भी इंसेक्ट्स को ये प्रे बना रहे हैं उनसे, उनके अंदर से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं बाय ट्रैपिंग देम। तो ये क्या कर रखा है, इसने ट्रैप कर रखा है। इज इट क्लियर, ठीक है, ट्रैपिंग, दिस इज ट्रैपिंग। नाउ नेक्स्ट इज दिस वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है। वीनस फ्लाईट्रैप भी अगेन कैसा है, ये भी इंसेक्टिवोरस होता है। हियर ठीक है। अब ये जो है इंसेक्ट यहाँ पर आके बैठा है सपोज, ठीक है, तो ये कैसा हो जाता है, सडनली क्लोज हो जाता है। इंसेक्ट इज सिटिंग हियर, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये ओपन रहता है, ठीक है, फॉर ठीक है लेटिंग इंसेक्ट्स टू कम, ठीक है, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पर आके बैठेगा वो बंद हो जाएगा, और बंद होने की वजह से इंसेक्ट जो होता है सफोकेट और प्रेशर की वजह से, ठीक है, किल कर देते हैं उसको, ठीक है, डेड हो जाता है वो, और उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये उसकी क्या है, लीव्स है। ये क्या दिखाई दे रही है, ये जो है ये लीव्स है, ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स है। इसके अंदर जो है ठीक है, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि ये जो है जो भी ठीक है प्रे है उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स ये खींच सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अगेन वीनस फ्लाईट्रैप कैसा होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कसकटा के बारे में। इसके बारे में भी दिया हुआ है आप लोग को। सो दिस इज योर कसकटा, ठीक है। अब ये कैसा है, ये पैरासिटिक नेचर का है, दिस इज नॉट इंसेक्टिवोरस, ये पैरासिटिक नेचर का है, मतलब एज अ पैरासाइट ये अदर होस्ट प्लांट्स पर रहेगा, ठीक है। तो इनके पास में ये देखो, ये क्या है, होस्ट प्लांट है, ठीक है। अब कैसे समझ आएगा कि कौन सा होस्ट प्लांट है और कौन सा जो है आपका कसकटा है। तो देखो एक चीज बहुत ही आप लोग को क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि ये जो होस्ट प्लांट है ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, ग्रीन कलर का, यानी इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब ये जो येलो कलर के स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, ये स्ट्रैंड्स, ठीक है, ये स्ट्रैंड्स क्या है, येलो कलर के है, ये कुछ नहीं बल्कि कसकटा ही है। ये पैरासाइट होता है एक तरीके से, ये पूरा ट्रैप कर लेता है उसके आसपास पूरा, ठीक है, जम जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और वहां से क्या करता है, ये एज अ पैरासाइट उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ये किसके ऊपर एज अ ठीक है पैरासाइट रह रहा है, क्या होस्ट है इसका, तो इसका होस्ट अपना नॉर्मल क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये येलो कलर का है, मतलब कि इट लैक्स क्लोरोफिल, इट लैक्स क्लोरोफिल,
ये याद रखना है। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूं ताकि आप लोग को ये 3 नाम याद रहे और इनके काम याद रहे। मतलब कि वीनस फ्लाईट्रैप और ब्लैडर वोट इंसेक्टिवोरस क्यों है। अगर आप लोग क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस और उसके अंदर कसकटा भी है तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मैम ने बताया था कि ये जो येलो कलर के स्ट्रैंड्स है और ये किसके आसपास ठीक है एज अ पैरासाइट रखा ठीक है जम गया है। ये क्यों ऐसा हुआ है, ये पैरासाइट है क्योंकि ठीक है इट इज नॉट इंसेक्टिवोरस। अगर इंसेक्टिवोरस होता तो ये इमेज आप लोग को याद रहती ना, ये इमेज आप लोग को याद रहेगी अभी। तो ये इमेज के थ्रू आप लोग आंसर कर सकते हो कि कसकटा जो है इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट का रोल नहीं था, तो मतलब ये कैसा है, पैरासिटिक नेचर का है। और बाकी के 2 हमने जो पढ़े उसके अंदर मैम ने बताया कि यहाँ पर आप लोग के पास में इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इंसेक्ट यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट जिसके अंदर से मैम ने बताया था कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर्स कर सकते हो। ये आप लोग के पास में आउट ऑफ सिलेबस नॉलेज है। ये कैसी नॉलेज है, आउट ऑफ सिलेबस। मगर मैंने आप लोग को इसलिए बताया क्योंकि जो आप लोग का इन सिलेबस वाला पार्ट है, जो आप लोग के सिलेबस में है, वो चीज आप लोग को याद रहे। ठीक है, तो ये आप लोग का फर्स्ट पार्ट हो जाता है ब्लैडर वोट का, जिसके अंदर मैंने बताया कि ये कैसे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम इंसेक्ट्स। ठीक है, और इस तरीके से इसको ट्रैप कर रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट वाज वीनस फ्लाईट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाईट्रैप में हमने समझा कि इसके पास में लीव्स मॉडिफाइड वे के होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है ठीक है स्पेशल कैपेबिलिटी होती है, फीचर होता है कि वो ट्रैप किए हुए इंसेक्ट के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट हमारे पास में कसकटा था जो कि पैरासिटिक नेचर का था, इंसेक्टिवोरस नहीं था। ये क्यों पैरासिटिक होता है, क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता। हियर इज क्लोरोफिल नहीं होता इनके पास में, दे लैक क्लोरोफिल, तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, तो दे विल एक्ट एज अ पैरासाइट ऑन अदर होस्ट प्लांट्स व्हिच कंटेन क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल जिनके पास में होते हैं जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये आप लोग के डिफरेंसेस आप लोग को याद रहने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, ओके, सो ब्लैडर वोट हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एंड कसकटा इज अ पैरासाइट। अब ये चीज समझ आ रही है। अभी एनसीईआरटी रीड करने में आप लोग को समझ आ रहा होगा कि कैसे आप लोग को कहां पर इमेज की जरूरत होती है, कहां पर नहीं होती है। ठीक है, फोटोज आप लोग एनसीईआरटी में नहीं दिए थे, ये फोटो के बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन कभी कभी नहीं आने वाला है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप लोग के दिमाग में एक इमेज सेट हो रही थी कि ये 3 अलग अलग तरीके के हम लोग को प्लांट्स पढ़ाए गए हैं और ये अलग अलग उसके डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इमेजेस का यूज किया। ठीक है, द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट सेल्स होते हैं, उनका जो सेल वॉल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, एज वी रेड इट फ्रॉम हियर, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेल्यूलोज। और जो फंजाई में हमने पढ़ा था उनके पास में क्या प्रेजेंट था, फंजाई किंगडम के जो सेल वॉल्स थे उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, काइटिन प्रेजेंट था, राइट। ठीक है, उसके अंदर क्या मिलता था, काइटिन। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफाइनिंग फीचर आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा हर एक सेल में। ठीक है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये आप लोग की सेल वाले चैप्टर में मैं अभी यूकैरियोटिक वाला पार्ट अपलोड करूंगी जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगी क्लोरोप्लास्ट कितने तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्यों होते हैं, उसके अंदर क्या होता है। अभी इतना समझ लो कि क्लोरो रिलेटेड टू ग्रीन, ठीक है, प्लास्ट मतलब कंटेनिंग। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनल है। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पैटर्न, सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोज की। यू विल स्टडी यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल। ठीक है, यूकैरियोटिक का कैसे सेल स्ट्रक्चर होता है वो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, प्लांट इंक्लूड सेल, ब्रायोफाइट्स, एरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये हमने पढ़ चुका है। ये आप लोग के नेक्स्ट चैप्टर में यही चीजें हम कवर करने जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स हैव, ओके, लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। ठीक है, 2 अलग अलग फेजेस देखे जाते हैं प्लांट्स के लाइफ साइकिल में, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक मतलब डिप्लॉइड से क्या समझ आ रहा है आप लोगों को कि सेल्स जो होगी, ये पर्टिकुलर प्लांट के जितने भी सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड नेचर के होंगे, मतलब कि 2n नेचर के होंगे। ठीक है, तो ये 2n नेचर के होंगे। हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक, हैप्लॉइड हो गए, मतलब जो दूसरा वाला जो उसका प्लांट बॉडी होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा, जिसके अंदर उसको क्या मिलेंगे, गैमीट्स मिलेंगे। अब गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक क्या होता है ये मैं समझाती हूँ। देखो, स्पोरो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स पता है। ठीक है, दिस इज योर स्पोरो मतलब स्पोर्ट्स,
ठीक है। फाइटिक मतलब ऐसा प्लांट बॉडी, ठीक है, फाइटा रिलेटेड टू बॉडी, ऐसा बॉडी, ठीक है, फाइटा रिलेटेड टू बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो क्या कंटेन करे, स्पोर्स कंटेन करे, अपने अंदर क्या कंटेन करे, स्पोर्स कंटेन करे, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइटिक। मतलब कि ये पूरा ही 2n नेचर का होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा, मतलब पूरी बॉडी भी इसकी 2n होगी। अगर ये इसकी बॉडी है, ये बॉडी भी 2n होगी, और ये जो अपने अंदर कवर करेगा वो स्पोर होगा, और स्पोर भी कैसा होता है, 2n होता है। अब ये हो जाता है आपका स्पोरोफाइटिक नेचर। दूसरा आता है हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक। हैप्लॉइड होगा मतलब कि जो प्लांट बॉडी होगी वो ऑलरेडी n नेचर की होगी। ये जो इसके अंदर कवर करेगा, जो इसके अंदर रखेगा, वो स्पोर्स नहीं बल्कि क्या होंगे, गैमीट्स होंगे। क्या होंगे, गैमीट्स होंगे, और गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये दो चीज आप लोगों को समझनी है, दो अलग अलग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से साइकिल चलता है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये गैमेटोफाइटिक नेचर से स्पोरोफाइटिक में जाएगा, स्पोरोफाइटिक से फिर गैमेटोफाइटिक। तो ये जो चेंजेस होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इधर से इधर और इधर से इधर का, ठीक है, ये इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या काम आता है और ये कैसे डिफर करता है, ये जो सब किंगडम्स, जो सब कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ठीक है, ये सब के साथ अकॉर्डिंगली ये डिफर करता है, इसका टाइम पीरियड डिफर करता है कि गैमेटोफाइटिक नेचर कितना होना चाहिए और स्पोरोफाइटिक नेचर, और ठीक है, बॉडी कितनी देर तक के होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग का हम नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में ये पूरा कवर होगा। ये समझ आ गया। नेक्स्ट इज दैट ऑल्टरनेट विथ ईच अदर द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस, ठीक है। जो लेंस होती है मतलब कि जो टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए हैप्लॉइड फेज रहता है, कितने टाइम पीरियड के लिए डिप्लॉइड रहता है, एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। ये फ्री लिविंग होते हैं मतलब कि खुद से ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर ये जो अपनी पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी अगर गैमेटोफाइटिक होती है तो स्पोरोफाइटिक वाला नेचर इसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। तो ये अलग अलग चीजें आप लोगों को डिटेल में समझ आएगी अगले चैप्टर में। यहाँ पर अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, गो ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, वहां पर जाके डिटेल में समझ जाओगे, ठीक है। ठीक है, वेराई अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। डिपेंडेंसी हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि जो गैमेटोफाइटिक नेचर है वो किस तरीके से स्पोरोफाइटिक नेचर पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि स्पोरोफाइटिक नेचर कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ये कुछ केसेस हो गए। दूसरे केसेस में हम ये पढ़ते हैं कि स्पोरोफाइटिक जो होता है वो गैमेटोफाइटिक पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर गैमेटोफाइट कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, ठीक है। You'll study further details of this kingdom in, ठीक है, चैप्टर 3। ये हो जाता है यहाँ पे डन। नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम एनिमेलिया। अब इसके अंदर हम पूरे एनिमेलिया को ठीक है मद्देनजर रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, टोटली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यहाँ पर कुछ भी ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकता। एनिमेलिया में बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है, दैट इज पोरीफेरा, पोरीफेरा से लेके टू द मैमेलिया, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया हम पढ़ेंगे, वहां से पोरीफेरा से लेके किंगडम एनिमेलिया तक, मैमेलिया तक सब कुछ क्या रहेगा, पूरा का पूरा हेटेरोट्रॉफिक रहेगा, ठीक है। तो is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and the cells lack cell walls। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी आप लोग को पता नहीं, बेसिक लग रहा है कि ये हार्ड लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है बेटा, कि जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं वो उनके पास में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है, या तो वो कार्निवोरस होंगे या तो वो हर्बीवोरस होंगे या तो फिर वो ओमनीवोरस होंगे। ओमनीवोरस का बहुत बेहतरीन एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है दैट इज योर कॉकरोच। कॉकरोच ओमनीवोरस होते हैं, वो सब चीज खा जाते हैं, ठीक है, पेपर से लेके एवरीथिंग, पेपर, ह्यूमन, इवन मैंने ये सुना है कि कॉकरोचेस जो होते हैं, दूसरे कॉकरोचेस की अगर डेड बॉडी उन्हें मिल जाती है तो वो भी खा के खत्म कर देते हैं, तो दे आर इवन कैनिबल्स, उनको कैनिबल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। तो प्लांट्स पे कैसे डिपेंडेंट है बताओ। अब जो भी नॉर्मल सी, ठीक है, अब ये हर्बीवोरस प्लांट्स ले लो, प्लांट्स बोल रही हूँ, हर्बीवोरस एनिमल ले लो, जैसे कि डियर हो जाता है, और डियर को खाने वाला शेर, लायन हो जाता है, ठीक है। तो ये लायन बेसिकली क्या है, कार्निवोरस है। लेकिन अगर वो ठीक है डियर खत्म हो जाएंगे तो क्या लायन रह पाएगा, नहीं। और डियर को अगर ट्री नहीं मिलेगा, प्लांट नहीं मिलेगा, तो क्या डियर रह पाएगा, नहीं। तो बेसिकली डियर को क्या चाहिए,
प्लांट्स चाहिए, लेकिन लायन को क्या चाहिए, डियर। लेकिन अगर डियर प्लांट्स की वजह से नहीं रह पाएगा तो क्या लायन रह पाएगा, नहीं। तो ये हो गया एक इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑन प्लांट्स, कि अगर लायन को जिंदा रहना है तो उसको डियर का खाना जिंदा रखना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट प्लांट्स। तो ये चीज है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, इनके पास में एक इंटरनल कैविटी होती है जहां पर फूड का डाइजेशन होता है, एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। ग्लाइकोजन क्या है, वो ऐसा कंपाउंड है ग्लाइकोजन जो कि ब्रेक डाउन होकर क्या देता है, ग्लूकोज, और बेसिकली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन हम करते हैं टू गेट व्हाट, एटीपी, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब बाय इंजेस्शन ऑफ फूड, मतलब फूड को क्या करते हैं, वो इंजेस्ट करते हैं फ्रॉम देयर माउथ। माउथ अगर नहीं भी होगा तो एक कैविटी होती है, इंजेस्ट करते हैं, इसके अंदर से फूड इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है कि हम कोई फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं, नहीं, हम होलोजोइक नेचर के, हम फूड को क्या करते हैं, पहले इंजेस्ट करते हैं और आगे जाके वो दूसरे प्रोसेसेस में डाइजेशन में एब्जॉर्ब होता है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स, ठीक है, दैट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म्स शो इलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, जैसे कि आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में लोअर ऑर्गेनिजम्स में न्यूरोमोटर मैकेनिज्म बहुत ही बेसिक और सिंपल होता है, प्रिमिटिव नेचर का होता है। लेकिन जैसे जैसे यू मूव इन ऑन द हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आप लोगों को समझ आएगा कि इलैबोरेटेड, ठीक है, सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन कर सकते हैं, यस। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक जगह स्टिल हो जाते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट लोकोमोट, ऐसे भी होते हैं लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोप्यूलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एज इन केस ऑफ प्लांट्स। जैसे कि हमने देखा कि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, हमें पता है ये चीज, प्लांट्स में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वहां पर कोई कॉप्यूलेशन वर्ड जैसा यूज नहीं होता, बिकॉज वहां पर कॉप्यूलेशन होता ही नहीं, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है जस्ट व्हेन इट कम्स इन, व्हेन बोथ द गैमेट्स कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर। लेकिन यहाँ पर कॉप्यूलेशन होता है इन किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, हम इसको डीप में, डेप्थ में पढ़ेंगे इन द चैप्टर नंबर 4, ठीक है। salient features of various phyla are described in chapter 4, इसके अलग अलग फाइलम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी शुरू करने जा रहे हैं वायरसेस, प्रायंस, ठीक है, वायरोइड्स एंड लाइकेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आ रहा है, ठीक है। तो अभी रीड करना शुरू कर देते हैं और अभी बहुत बहुत अच्छे से ध्यान देना है इस चीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्यों बोला गया है, देखो अब मैं समझाती हूँ, पहले पूरा रीड कर लेते हैं, ठीक है। असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रायंस, दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड, ब्रीफली मतलब शॉर्टकट में हम यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हैं। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि और ये जो विटटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अंदर ये असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को जगह नहीं मिली। असेल्युलर का क्या मतलब होता है, अ रिलेटेड टू एब्सेंस, एब्सेंस, सेल्युलर मतलब सेल, एब्सेंस ऑफ सेल्युलर थिंग, ठीक है। तो वहां पर जो बेसिकली वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायंस में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेल है, इनके अंदर कंप्लीट सेल नाम की कोई चीज नहीं होती, तो इनको हम क्या कहते हैं, असेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनको हम कैसे ऑर्गेनिज्म कहेंगे, असेल्युलर, क्योंकि ये जो है दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद अपना मैकेनिज्म, अपनी ठीक है, मशीनरी शुरू कर देते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं, इसीलिए हम इसको डेड नहीं कह सकते। लेकिन जब तक इसको होस्ट प्लांट नहीं मिलता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है, तब तक ये एज इट इज पड़े रहेंगे, इनका ना तो न्यूट्रिशन का कुछ रहेगा, नाइदर दे आर लिविंग नाइदर दे आर नॉट लिविंग, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन इसीलिए हम उसको ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि बिना होस्ट ऑर्गेनिज्म के ये टोटली डेड पड़े रहते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मैकेनिज्म, एनी प्रोसेस, देयर इज नो नेसेसिटी इन देम, उनके अंदर कोई चीज की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही उनको होस्ट ऑर्गेनिज्म मिलता है वो फटाफट से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत ही बड़ा इसके अंदर कंफ्यूजन अब तक का रहा है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटटेकर ने जो दिया था, आर एच विटटेकर ने, उसके अंदर लाइकेंस और कुछ असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का उसने जिक्र नहीं किया था, देयर वाज नो मेंशन ऑफ दिस, ठीक है, ही डिड नॉट मेंशन अबाउट दिस, दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड। अब इसको हम समझेंगे, देखो
ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू। हमें पता है कॉमन कोल्ड चलता रहता है, फीवर्स आते जाते हैं। कभी नॉर्मली हम देखेंगे तो रेनी सीजन के टाइम पर स्पेशली अभी अगर देखोगे तो कभी भी आए दिन आप लोग को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो वैसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दी, ठीक है, जो कंटामिनेशन होता है बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस ओनली, ठीक है। All of us who have suffered the ill effects of common cold और flu, हमें ये पता है कि क्या इफेक्ट वायरस हमारी बॉडी पे कर सकता है, कितना डेडली, कितना मतलब हार्मफुल वो होता है कि हमारी पूरी इतनी बड़ी बॉडी को इतनी छोटी सी चीज जो कि कंप्लीट सेल भी नहीं है इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर हार्म कर सकती है, ठीक है। कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन। अगर हम उसको एसोसिएट नहीं करते, हमारे जैसा हम उसको नहीं मानते, फिर भी ये हमारे ऊपर क्या कर रहा होता है, एक तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। वो ट्रूली लिविंग होते ही नहीं है। क्यों ट्रूली लिविंग कहा जाए उनको? जब वो बिना होस्ट ऑर्गेनिज्म के एज इट इज डेड पड़े रहते, दे कैन नॉट इवन मूव, दे कैन नॉट इवन रेस्पायर, उनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, दे आर कंप्लीटली डेड एज अ नॉन लिविंग थिंग। तो उसको हम क्यों ट्रू लिविंग कह सकते हैं? दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रू लिविंग, ठीक है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम ये समझते हैं कि सेल स्ट्रक्चर जिनके पास में होता है वही अगर लिविंग है, तो इनके पास में तो ऐसा प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी सेल स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर ये कैसे लिविंग हुए, राइट। द वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, मैं भी समझाऊंगी। दैट हैव, ठीक है, बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। पे अटेंशन, ये वायरसेस कैसे होते हैं, इनको कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पर देखो डिफाइन कैसे किया है इनको। दे आर नॉन सेल्यूलर, पहली चीज, ये पहली चीज याद रखो, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, बिल्कुल रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, नॉट अ सिंगल रिएक्शन, ठीक है। इनर्ट नेचर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका आउटसाइड द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल से हटेगा, ये टोटली कैसा हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग इज जस्ट गॉन, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है, वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, नॉट ट्रूली लिविंग, इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वायरसेस का डेफिनेशन, याद रखना है, इनर्ट होते हैं वो। यहां पर मैंने इमेजेस के साथ समझाया। नेक्स्ट पार्ट इज द डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझ के रिलेट करके आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। वंस से इन्फेक्ट अ सेल, इसके प्रोसेस के बारे में समझा रहे कि कैसे, ठीक है, एक्चुअली ये एक्ट कैसे करता है, अफेक्ट कैसे करता है। तो देखो यहाँ पर once they infect a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves। मतलब कि जैसे हमको पता है कि हमारा हर एक सेल जो है किस बेसिस पे काम कर रहा होता है, उसको न्यूक्लियस काम करा रहा होता है। तो बेसिकली हमारा मशीनरी क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ये जो मेन मशीनरी हर एक सेल में चल रही है वो उसको ही ओवरटेक कर लेता है, मतलब कि ये अपने अंडर कंट्रोल इसको कर लेता है। तो हर एक सेल जो है किसके मुताबिक काम करेगी, वायरसेस के मुताबिक। ये इनके अंदर बहुत ही स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से हर एक सेल जो है उस तरीके से काम करने लग जाती है जिस तरीके से वायरस चाहता है, और ये पूरी बॉडी को क्या कर रही होती है, थोड़ा थोड़ा करके हार्म कर रही होती है, ठीक है। मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। तो बेसिकली यहाँ पर वायरसेस टोटली क्या होते हैं, यहाँ पर रेप्लिकेट होते हैं, किलिंग द होस्ट। हर एक सेल में वायरस क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, सेल को इन्फेक्ट कर देता है बेसिकली, ठीक है। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये आ गया अभी हमारे सामने कि ये बाहर तो डेड है, जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आ रहे लिविंग आ रहे, तो ये तो बताया ही नहीं जा सकता कि ये कंप्लीटली लिविंग है या कंप्लीटली नॉन लिविंग है। दे आर समथिंग इन बिटवीन दैट, ठीक है। वायरस मीन्स वेनम, ठीक है, और पॉइजनस फ्लूइड। तो वेनम क्या होता है, वेनम इज बेसिकली पॉइजन, या फिर इसको पॉइजनस फ्लूइड भी कह सकते हैं। पिछले एनसीईआरटी में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया था जो कि अभी बदल गया है, तो उसको याद रखना जरूरी नहीं है। डिमिट्री आइवानोस्की, ठीक है, 1892 रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको की मोज़ैक डिजीज हम सबको पता है। टोबैको की मोज़ैक डिजीज में बेसिकली किसका रोल होता है, वायरल डिजीज होती है ये, ठीक है, वायरसेस इसके ऊपर इन्फेक्ट कर रहे होते हैं।
तो दिमित्री आइवानोस्की एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पता किया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स थे, ठीक है, देयर वर सम माइक्रोब्स, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर व्हाट, फॉर मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। तो इनको इन्होंने कैसे डिफाइन किया, इनके अंदर क्या इनके फीचर्स दिखाई दिए वो अभी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। अब मुझे बताओ, कभी आप लोगों ने देखा है ये चीज कि हमारे पास में अगर मम्मी जो होती है कोई भी आटा गूंथने से पहले एक ऐसी सीव करती है, उसको इस तरीके से सीव करती है, ठीक है। ये एक ऐसी छन्नी होती है जिसके अंदर से वो आटा डालती है और उसको ठीक है शेक करती है, जिसकी वजह से जो आटा होता है वो स्मॉल साइज का होता है, राइट, और वो नीचे चला जाता है। और अगर कोई कंकर या फिर कोई इंसेक्ट्स छोटे छोटे रहते हैं तो वो ऊपर रह जाते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो बड़े साइज के होते हैं, वो उस छन्नी के छोटे छोटे पोर्स में से होल्स में से नहीं जा सकते। तो ये हो जाता है सीफ, ठीक है। ये एक तरीके से फिल्टरिंग कर रहा है, राइट, ये फिल्टर ही तो कर रहा है, ये दो चीजों को अलग अलग कर रहा है, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको अलग कर रहा है और जो चीज चाहिए उसको अलग कर रहा है, राइट। तो दीज आर फाउंड टू बी स्मॉलर। अब ये जो वायरसेस थे इनको ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया थे, ये कैसे पता चला? हमारे पास में क्या थे, देखो, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, मतलब कि यहाँ से बैक्टीरिया जो है वो नहीं जा सकते क्योंकि बड़े साइजेस के हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कैसे है, बड़े साइजेस के। लेकिन जैसे ही हमने ये बहुत ही डिफरेंट होता है, ये ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, दिस बोला बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू दिस। अगर कोई चीज छोटी होगी तो वो गिर जाएगी नीचे, राइट, और अगर कोई चीज बड़ी है तो वो ऊपर रह जाएगी। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स वो होते हैं जिसके अंदर से बैक्टीरिया नीचे जा नहीं सकते, क्योंकि ये नेट में वो क्या हो जाते हैं, ठीक है, ट्रैप हो जाते हैं। ये नेट से ये जा नहीं सकते, ठीक है। ये होल्स इनके लिए कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं और बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है। लेकिन जब वायरस वाले माइक्रोब्स हमने इसके अंदर डाले तो इसके अंदर से ये पास कर गए, नीचे वायरसेस आ गए सारे। तो इससे हमें ये समझ आया कि ये इसके जो साइज है, जो छन्नी की जो साइज है, होल्स है इसके साइज से छोटे हैं, तभी ये इसके अंदर से मूव कर गए, राइट। तभी मतलब ये समझ आ रहा है कि ये बैक्टीरियाज की साइज से छोटे, समझ गए। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से हमने पास किया उसको, तो कैसे हमें समझ आया कि ये बैक्टीरिया की साइज से छोटे, बिकॉज जो प्रूफ फिल्टर्स थे उसके अंदर बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते थे। लेकिन ये ट्रैप नहीं हुआ, ये उसके होल्स में से चला गया क्योंकि इसकी साइज कैसी थी, छोटी थी। तो बेसिकली इसकी साइज बैक्टीरिया से छोटी थी, ये हमें किसने बताया, दिमित्री आइवानोस्की ने। नेक्स्ट थिंग, M.W. बेजरनिक, ठीक है, 1898 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको, इसके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट हमने निकाला, कोई भी ऐसा फ्लूइड हमने निकाला, ये इन्फेक्टेड प्लांट्स में से, दे कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। ये जो थे इन्फेक्शियस नेचर के थे, ये एक अनहेल्दी प्लांट्स के अंदर से निकाले हुए एक्सट्रैक्ट को अगर हम कोई हेल्दी प्लांट्स पर लगा देंगे तो वो उसे भी क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, उसको भी डिजीज कर देंगे, उसके अंदर भी डिजीज फैला देंगे। तो ये चीज किसने बताया, M.W. बेजरनिक ने, कि यहाँ के जो एक्सट्रैक्ट अगर वो हेल्दी प्लांट्स पे लगा देंगे तो वो क्या कर देगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस, तो वायरस का नाम बेसिकली किसने दिया, M.W. बेजरनिक, अकॉर्डिंग टू योर न्यू NCERT, एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उनकी लैंग्वेज में उन्होंने बताया कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये किसने दिया था, M.W. बेजरनिक ने। इन्होंने क्या बताया था कि एक्सट्रैक्ट दैट इज फ्रॉम सम काइंड ऑफ फ्लूइड दैट इज टेकन फ्रॉम अनहेल्दी डिजीज्ड प्लांट्स, व्हेन इट इज केप्ट, व्हेन इट इज पुट ऑन अप्लाइड ऑन द हेल्दी प्लांट्स, वो क्या हो जाते हैं, डिजीज्ड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और इस चीज को जो ये चीज कर रहा है, जो ये ऐसा माइक्रोब है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, पैथोजन को वायरस नाम दिया। पैथोजन क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको पैथोजन कहते हैं। इट कैन बी वायरस, इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी फंगस, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बेसिकली पैथोजन ये होता है जो डिजीज कॉज कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो पैथोजन को उन्होंने क्या नाम दिया, वायरस, ठीक है। एंड कॉल्ड द फ्लूइड, ये जो फ्लूइड इसके अंदर था, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या है, देखो, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। लिविंग फ्लूइड क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर ये जो फ्लूइड है, इसके अंदर कोई लिविंग मटेरियल, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है जो अभी करंटली, ठीक है, वो एक्टिव नेचर में है, दैट इज नॉट इनएक्टिव, क्योंकि अगर इनएक्टिव होता तो अनहेल्दी प्लांट्स को अफेक्ट नहीं कर पाता। वो लिविंग है तभी वो अनहेल्दी प्लांट्स को अफेक्ट कर पा रहा है, राइट। इन्फेक्शियस नेचर का है तभी वो हेल्दी प्लांट्स को अफेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे फ्लूइड को उन्होंने क्या बताया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, याद रहेगा। W.M. स्टैनली
अब देखो M.W. बेजरनिक है और W.M. स्टैनली है, याद रखो दोनों के अलग अलग काम है। इन्होंने क्या किया, शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो क्रिस्टलाइज्ड का क्या मतलब होता है कि हमारे पास में जो भी एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके पास में सेल वॉल नहीं है, उसका क्रिस्टलाइन नेचर नहीं होता है, तो वो क्रिस्टलाइज्ड नहीं हो पाता। क्रिस्टलाइज का बेसिकली मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमको अलग फॉर्म में सेपरेट होके नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज वैसा वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है, मतलब हमको सेपरेटली वी कैन एक्सट्रैक्ट इट, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम अदर थिंग्स, ठीक है। कोई फ्लूइड के अंदर से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वो क्रिस्टलाइज हो सकता है। अगर वो क्रिस्टलाइज हो रहा है मतलब कि उसका जो आउटर लेयर है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये जो क्रिस्टल्स इसके बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं, मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं, ऑलराइट। तो जो क्रिस्टलाइन नेचर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कोट अराउंड देम। यहाँ पर इसके पास में ये भी दिया हुआ है एक, इसके पास में जो आउटर लेयर है ये कैसा क्रिस्टलाइन नेचर का है, ठीक है। आउटर लेयर जो है ये कैसा है, क्रिस्टलाइन नेचर का है। दिस इज बैक्टीरियोफेज, दिस इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का क्या मतलब होता है, बैक्टीरियोफेज का क्या मतलब होता है, बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियाज को बीमार कर देता है, ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस का ये डायग्राम है, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी पहले ये रीड कर लो, समझा। नेक्स्ट थिंग, they are inert outside the specific host cell. Viruses are obligate parasite. obligate मतलब necessarily, compulsorily वो parasitic nature के होते हैं, उसके अलावा और कोई form of nutrition, ठीक है, उसका वो शो नहीं करते, ठीक है, parasitic nature के ही होंगे, ठीक है। दे आर इनर्ट आउटसाइड, इनर्ट मतलब टोटली डेड, नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, ठीक है। वायरसेस क्रिस्टल्स लार्जली कंटेन व्हाट प्रोटीन्स, ठीक है। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग, तो अभी हमने वायरसेस के रिलेटेड कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज़ की डिस्कवरी की और क्या हमको उसके फीचर्स पता चले वो समझ आ गया। बेसिक एक आइडिया हमने समझ लिया वायरसेस के बारे में। अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, ठीक है, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। तो आपकी जो आपकी NCERT है वो साफ साफ कह रही है कि वायरसेस में या तो RNA होगा या तो फिर DNA होगा। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके अंदर RNA और DNA दोनों प्रेजेंट रहे, ठीक है। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA। तो वायरसेस के पास में हमने एक प्रोटीन कोट होता है, ये हमने समझ लिया था यहाँ पे, ठीक है। ये वाले पार्ट में हमने समझ लिया था कि प्रोटीन कोट होता है जो कि कैसा नेचर का होता है, क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है, ऐसा प्रोटीन कोट होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। तो ये तो हमको समझ में आ गया था। देखो ये इसका क्या है, प्रोटीन कोट है। वही यहाँ पर बैक्टीरियोफेज में ये भी उसका क्या है, प्रोटीन कोट है। अब इसके अंदर जैसे दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये कैप्सिड इज नथिंग बट द प्रोटीन कोट, ओके। तो ये आपका कैप्सिड इज योर प्रोटीन कोड। ये बहुत सारी स्मॉल यूनिट से बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको कैप्सिड कहा जा रहा है, लेकिन जो स्मॉल यूनिट्स है इसके अंदर, इसको क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर्स। दीज आर द स्मॉल यूनिट्स जो आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, कोई भी वायरस के प्रोटीन कोड में देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर एक और एक चीज़ है जो कि हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। इसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, राइट। और ये यहाँ पर टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है, ठीक है। ये RNA कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, राइट। तो SSRNA क्या होता है, आप लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है इन केस ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। ये याद रखना है, इस तरीके से कोरिलेशन इसे कहते हैं। इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ाई करो कि सिर्फ ऐसा एक चीज़ दिया हुआ है लेकिन ये किस चीज़ का डायग्राम है, टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है कि RNA जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किसके अंदर मिलता है, टोबैको मोज़ेक वायरस में मिलता है। अब आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि जितनी भी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो भी वायरस इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेस अगर होते हैं तो वो हमेशा कैसे नेचर के होंगे, RNA के ही होंगे, RNA कंटेनिंग होंगे, DNA कंटेनिंग नहीं होंगे। तो ये हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो किधर मिलता है, टोबैको मोज़ेक वायरस में मिलता है। अब ये जो है ये RNA जो है ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल ही हमने समझ लिया। अब जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व तो करना है ना, उसको कवर करना है, ठीक है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, ये प्रोटीन कोड के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये
प्रोटीन कोड बेसिकली क्या अपने अंदर कवर कर रहा होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस में दो ही चीज़ होती है, इसीलिए वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। यहाँ पे पढ़ो ये पूरा पैराग्राफ, चलो मेरे साथ पढ़ो ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, इसे क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियोप्रोटीन। व्हाट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, व्हाट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, इस वर्ड को तोड़ो, न्यूक्लियो, जस्ट अ सेकेंड, न्यूक्लियो रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन मतलब आपका नॉर्मल क्या हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, राइट। तो एक न्यूक्लियो हो गया और एक प्रोटीन हो गया, तो दो चीज़ें इसके अंदर मिलती है, एक हो गया आपका न्यूक्लियो, दूसरा हो जाता है प्रोटीन। और वही दो चीज़ हमने अभी पढ़ ली, प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, कोट में प्रेजेंट है, प्रोटीन कोट बना होता है जिसका, राइट। और न्यूक्लियो मतलब रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड, दैट कुड बी योर RNA और इट कुड बी योर DNA, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज़ें, इसको याद रखो। न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों कहा गया है वायरसेस को, न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों, दो चीज़ मिलती है उसके अंदर, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन। ये वर्ड को मिला के हमने कह दिया वायरस कैसा होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन ऑर्गेनिज्म या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अच्छा इसको इरेज कर देते, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। नेक्स्ट थिंग, नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA, वायरस में कोई एक ही चीज़ प्रेजेंट होगी। अब वायरसेस कितने तरीके के होते हैं, एंड द जेनेटिक मटेरियल्स इन्फेक्शियस, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड रिलेटेड टू RNA और DNA मटेरियल, ये दो चीज़ आपकी हो सकती है, ठीक है। वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट जो है आपका कैसा होगा, इन्फेक्शियस नेचर का होगा। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जैसे कि अभी हमारे सामने एक एग्जांपल था टोबैको मोज़ेक वायरस का, ये कौन से प्लांट में लगता है, टोबैको प्लांट में लगता है, ठीक है। तो प्लांट वायरसेस हमेशा कैसे होते हैं, प्लांट में लगने वाले वायरसेस जो होते हैं हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही होते हैं। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो दो चीज़ें निकल के आती है। अभी हमने एनिमल्स के वायरस के बारे में पढ़ाई किया और दूसरा प्लांट के वायरस। प्लांट के वायरस हमेशा कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे, प्लांट के वायरस हमेशा कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे। तो यहाँ पर इसको नोट डाउन करो। ओके या तो प्लांट वायरसेस कैसे होते हैं, प्लांट में मिलने वाले वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे, ठीक है। एनिमल में कैसे मिलेंगे, एनिमल में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेंगे, या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA मिलेंगे, या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA मिलेंगे। डबल स्ट्रैंडेड DNA मिलेगा, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी मिल सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी मिल सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी मिल सकता है इन योर एनिमल वायरसेस। एनिमल में एक्ट करने वाले वायरसेस में ये तीन चीजें मिलेगी, और प्लांट वायरसेस में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड मिलता है, जिसका एग्जांपल आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है, टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरिया में वायरल डिजीज कॉज करने वाले वायरसेस को हम कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियल वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस। तो थर्ड पॉइंट अगेन अपने पास में आ जाता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस इसके अंदर मिलते हैं, दैट इज नथिंग बट योर बैक्टीरियोफेज, ठीक है। फिगर 2.6b देखने के लिए बोल रहा है। द प्रोटीन कोट, अब इसका स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं, ठीक है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स, ठीक है। जो प्रोटीन कोट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैप्सिड, हमने पढ़ा है ऊपर, एंड स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर क्या है, जो भी न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, इट कुड बी आइदर इन फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इट कुड बी ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA, ये तीनों चीज जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड के तौर पर मिल सकती है। तो इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्सिड होता है, जो कि किसके सब यूनिट से बना होता है, कैप्सोमियर से बना होता है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। अब हेलिकल कैसा होता है, पॉलीहेड्रल क्या होता है, ये जो प्रोटीन कोट की हम बात कर रहे हैं, जो ऊपर कवर प्रेजेंट होता है, दैट इज नथिंग बट योर कैप्सिड। और ये कैप्सिड के दो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स, यहाँ पर शेप उसके दिए हुए, एक हो जाता है हेलिकल फॉर्म, दूसरा होता है पॉलीहेड्रल। अब ये हेलिकल कैसा होगा, पॉलीहेड्रल कैसा होगा, हेलिकल रिलेटेड टू इस तरीके से, हेलिकल हेलिकल स्ट्रक्चर ना,
स्पाइरल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, दिस इज योर हेलिकल स्ट्रक्चर। पॉलीहेड्रल मतलब के मल्टीपल साइड्स जिसके होते हैं, मतलब इस तरीके से वो हो सकता है, दिस इज पॉलीहेड्रल। तो बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है वो कैसा होता है, पॉलीहेड्रल हेड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पॉलीहेड्रल। ऐसे इस तरीके से भी बैक्टीरियोफेज ये वायरसेस हो सकते हैं, इनका जो बाहर का प्रोटीन कोट है वो इस शेप में भी हो सकता है। तो इट कुड बी हेलिकल एज इन दिस फॉर्म दैट वी सॉ, और इट कुड बी पॉलीहेड्रल इन दिस फॉर्म, ठीक है, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट, वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स। अच्छा, तीन तरीके के वायरसेस, हमने तीन तरह के वायरसेस पढ़ लिए, एक एनिमल, एक प्लांट और एक आ जाते हैं बैक्टीरियोफेजेस, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस को ही हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल वायरसेस कहते हैं। इसके अंदर क्या मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। समझ आ गया। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक मम्प्स डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज। अब देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से कोई क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा। अब आप लोगों को अभी जितनी भी डिजीज के बारे में आपने चैप्टर पढ़े हो, वो टॉपिक पढ़े हो, वो बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में होता है ज्यादातर। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि मम्प्स इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या फिर एनी अदर पैथोजन, तो आप लोग अगर ऐसे इस टाइम पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में कहाँ बताया गया कि मम्प्स जो है वायरसेस से कॉज होता है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो बताया गया है ना कि वायरल डिजीजेस में एक आती है आपकी मम्प्स, तो दैट इज नथिंग, दैट डिजीज इज कॉज्ड बाय नथिंग अदर देन वायरस। तो ये आपका आंसर यहाँ पर वायरस आना चाहिए था, लेकिन वो टाइम पर आप ये सोचने बैठ जाते हो कि ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया है, हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में कहाँ दिया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये आप कोरिलेट करना भूल जाते हो कि देखो वायरस डिजीजेस के बारे में एक टॉपिक यहाँ भी दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी एक टॉपिक दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारे वायरल डिजीजेस, सेक्सुअल डिजीजेस, ठीक है, एसटीआईज के बारे में बात की गई है, तो वहां पर भी डिजीजेस के बारे में बात की गई है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग को हर चीजों को एक जगह सिमट के कलेक्ट करके पढ़ाई करनी है। इट्स नॉट लाइक एक जगह से पढ़ लिया और उसको वहां पर ही छोड़ दिया, नहीं, दूसरी जगह उसको कोरिलेट करो कि देखो ये वायरल डिजीजेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जो टोटली इराडिकेट हो गई है। अब इसके नेचुरली अकरिंग केसेस बहुत नहीं दिखाई देते, मतलब दिखाई ही नहीं देते, खत्म हो गई है, इराडिकेट हो गई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर्पीस एक ऐसी डिजीज है जो कि इनक्योरेबल है, ये एक एसटीआई है, ठीक है। पहली बात तो ये एसटीआई है कि इनक्योरेबल होती है। एसटीआई इज नथिंग बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, डिजीजेस में आते हैं, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंजा इज नॉर्मल दैट वी फील, राइट, वायरल डिजीजेस, ठीक है। एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस, बहुत ही बड़ा एग्जांपल एड्स के ऊपर, पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में उसका सारा कॉजेस, उसके सिम्टम्स, वो सब के बारे में, एड्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस कौन सा है यहाँ पर, HIV, पता ही होगा सबको। आई होप एवरीवन रिमेंबर दिस HIV। अगर नहीं पता है तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में जाके इसका डेप्थ में एक्सप्लेनेशन समझ लो। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ैक फॉर्मेशन। देखो सिम्टम्स क्या क्या दिए गए हैं प्लांट्स के केस में। प्लांट्स में जब वायरल अटैक करता है, वायरल डिजीजेस होती है, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। मोज़ैक फॉर्मेशन। मोज़ैक फॉर्मेशन क्या होता है, मोज़ैक फॉर्मेशन मतलब कि येलो और ग्रीन कलर के पैचेस आ जाएंगे, लीफ में येलो और ग्रीन कलर के पैचेस आ जाएंगे, येलो ग्रीन पैचेस। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मोज़ैक फॉर्मेशन। लीफ रोलिंग हो रही है, लीफ की क्या हो गई, रोलिंग हो गई, कर्लिंग हो गई, ठीक है। लीफ ऐसे, ये दिस इज योर लीफ, ठीक है, ये इस तरीके से रोल हो रहा है इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में, तो रोल होके वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो ये हो गया लीफ रोलिंग, ठीक है। लीफ रोलिंग। लीफ कर्लिंग मतलब कि आपका जो लीफ है पूरी तरीके से सूख जाता है और इस तरीके का शेप ले लेता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से शेप ले लेते, दैट इज कॉल्ड एज लीफ कर्लिंग। ये सब समझ आना चाहिए, आप लोग को याद रहना चाहिए कि ये सब इसके क्या है, सिम्टम्स है। नेक्स्ट इज लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग। जो लीफ होती है उसका येलोइंग हो गया, और वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। व्हाट इज वीन क्लियरिंग, जो आप लोग के पास में नॉर्मल लीफ होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, और उसके अंदर जो लीफ होता है, बेसिकली लीफ में एक फ्लूइड होता है, ठीक है। लीफ एक ड्राई मटेरियल नहीं है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। लीफ को आप अगर आप स्टोन के नीचे उसको अगर पीसने की कोशिश करोगे, ठीक है, मॉर्टल पेसल वाला अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आप लोग को समझ आएगा कि लीफ जो होती है, लीफ के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो अगर उसके अंदर पूरा ड्राई हो जाए, तो क्या इसके अंदर से इस तरीके से वीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। लेकिन अगर वो टोटली पूरा ड्राई हो जाए तो ये जो लीफ होती है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है,
इस तरीके से दिखाई देगी। टोटली इसके जो वीन्स है एकदम ओपन हो जाएंगे, वीन्स एकदम क्लियरली दिखाई देने लगेंगे, तो इसको बोलते हैं वीन क्लियरिंग। नॉर्मली आपकी लीफ ऐसी होती है कि यहाँ से थोड़ी सी दिखाई दे रही है और आसपास के इतने लीव्स होते हैं, लेकिन टोटली अगर वीन जब दिखाई देने लगते हैं दैट इज कॉल्ड एज वीन क्लियरिंग एंड दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन और डिजीजेज इन प्लांट्स। नेक्स्ट थिंग इज ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, उसका ग्रोथ रुक जाए, उसकी हाइट रुक जाए, हाइट बढ़ना रुक जाए प्लांट की, दैट इज अनदर सिम्टम ऑफ ओके दिस वायरल डिजीजेस इन प्लांट्स। नेक्स्ट थिंग इज वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में समझेंगे अभी। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं वायरॉइड्स। ठीक है, अब एक बात में आप लोग को समझनी जरूरी है कि वायरॉइड्स, प्रायंस और वायरसेस ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, ये तीनों ही चीजें सिमिलर है। काफी बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बहुत चीजें इनके अंदर सिमिलर है। सबसे पहली चीज जो इन तीनों में सिमिलर है वो है कि ये तीनों ही इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब तीनों जो है एक पैथोजन की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन वायरसेस वी सॉ कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज लाइक मम्स एंड स्मॉल पॉक्स और एड्स जैसी बहुत सारी डिजीज, ठीक है, एंड हर्पीज, ये सारी डिजीजेज वो कॉज करता है। ये सब दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। नेक्स्ट हमारे पास में है वायरॉइड्स और फिर उसके बाद में वी हैव प्रायंस। अब देखो ये तीनों चीज में सिमिलर है, ये मैं बता चुकी हूँ। अब वायरॉइड्स और प्रायंस कैसे डिफर करते हैं फ्रॉम वायरसेस, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आप लोग को याद रहनी ही चाहिए कि तीनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तीनों चीज हम लोग को ये समझ आ जाता है कि भाई तीनों चीज जो है डिजीज कॉजिंग करते हैं, डिजीज कॉजिंग है, पैथोजन है, इन्फेक्शियस एजेंट है, लेकिन ये ही नहीं पता रहता कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो आज हम डिफरेंसेस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, बिकॉज वी नो कि ये तीनों ही एक इन्फेक्शियस एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, तीनों ही डिजीज कॉजिंग है, लेकिन इनके अंदर के डिफरेंसेस क्या है, दैट विल इंप्रूव योर मार्क्स, ठीक है, एंड दैट विल मेक योर क्वेश्चन गो राइट। ठीक है, अच्छा, वायरॉइड्स में सबसे पहले ये समझो कि इसको डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, और ये है क्या एक्चुअली, और ये कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। 1971 में टी.ओ. डीनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज्ड व्हिच डिजीज, PSTD. PSTD is your potato spindle tuber disease. ठीक है, it was found to be a free RNA. It lacked the protein code that is found in viruses. अब देखो, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्ट करने वाला कोई एजेंट है जिसको हम पैथोजन भी बोलते हैं, राइट। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है इसकी साइज, ठीक है, इसकी साइज क्या बताती है हमें कि ये जो है दीज आर, ठीक है, ये कैसे होते हैं, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। तो यानी कि ये मतलब निकलता है कि वायरसेस जो है दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, दैट मीन्स कि वायरसेस जो है वो इनसे बड़े होते हैं। तो वायरसेस आर, ठीक है, आर बिगर इन साइज देन वायरॉइड्स। वायरॉइड्स छोटे होते हैं। अब क्यों होते हैं, इसका भी रीजन है। एक तो इनके पास में लो मॉलिक्यूलर वेट RNA होता है, ठीक है, और प्रोटीन कोड नहीं होता, दे लैक प्रोटीन कोड, ठीक है, तो प्रोटीन कोड नहीं मिलता है, RNA मिलता है। अब RNA भी कैसा होता है, तो RNA इनके अंदर होता है लो मॉलिक्यूलर वेट वाला RNA इनके अंदर मिलेगा। तो ये चीज याद रखनी है, एक तो लो मॉलिक्यूलर वेट RNA मिलता है, दूसरा प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, एब्सेंट, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने वायरसेस का एक डायग्राम देखा कि इनके पास में प्रोटीन कोड हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स होते हैं, या तो वो पॉलीहाइड्रल हो सकता है, वो डिफरेंट, ठीक है, हेलिकल हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से हेलिकल नेचर का उनका प्रोटीन कोड हो सकता है। तो ये चीज़ वो लैक करते हैं। अब वायरसेस के अंदर देखेंगे तो ये प्रोटीन कोड तो होता है, लेकिन वो अपने अंदर क्या पजेस कर रहा होता है, तो वो होता है उनका न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली वो या तो RNA होगा या तो DNA होगा, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA कोई भी हो सकता है। तो उसके अंदर बेसिकली वो उनका जीनोम कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है, जो मेन इन्फेक्शियस एजेंट होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है, वो चीज़ इनके अंदर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। तो ये इसको इनक्लोज कर रहे होते हैं प्रोटीन कोड। लेकिन जब ये प्रोटीन कोड नहीं होता, सिर्फ इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होता है, दिस थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रायंस, ठीक है। तो प्रायंस में आप लोगों को प्रोटीन कोड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो इसकी साइज कैसी हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है देन वायरसेस। तो अगर ये प्रायंस है, ये वाला अगर प्रायंस है, तो ये अगर वायरसेस है, तो देख लो वायरसेस की साइज बड़ी है, क्यों, क्योंकि उनके पास में क्या है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग
कि एक तो कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमको ये समझ आ गया कि दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। अब क्यों स्मॉलर है वो भी समझ आ गया, क्यों इनके पास में सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही होता है, दे आर फाउंड टू बी फ्री आरएनए। डिजीज कौन सी कॉज करते हैं, दे कॉज व्हाट, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आता होगा कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के बारे में क्या हमको और पता करना है, नहीं, सिर्फ इतना ही पता रखना है। देखो एक तो नाम से समझ में आ रहा है, एक प्लांट कॉजिंग डिजीज, प्लांट के अंदर होती है ये, ठीक है। बेसिकली ये डिजीज किसके अंदर हो रही है, प्लांट के अंदर, वो भी किसके अंदर, पोटैटो प्लांट के अंदर। तो ये एक प्लांट से रिलेटेड डिजीज है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा ये याद रखना है कि दिस इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स, ठीक है। प्रायंस में कंफ्यूज नहीं होना, प्रायंस जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं, ये जो है पोटैटो के अंदर दूसरी डिजीज कॉज कर रहा है। इट इज जस्ट अ फ्री आरएनए, इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हैंस द नेम वायरॉइड। अच्छा एक तरीके से और याद कर सकते हो कि इसे वायरॉइड क्यों कहा जाता है। देखो वायरॉइड, देखिए डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, हम ये चीज पढ़ते हैं मोनेरा किंगडम में कि दे आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, उनके अंदर कोई भी कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, राइट। उनके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, राइट। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, राइट। तो उनका जो न्यूक्लियस होता है ओपनली फ्री लीफ साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं डिवॉइड ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर डिवॉइड ये वर्ड को मिला दिया गया है विथ वायरसेस। तो एक चीज समझो कि वायरसेस विच आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड आर कॉल्ड व्हाट, वायरॉइड। समझ आई, वायरॉइड, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, वायरॉइड्स। इस तरीके से आप ये नाम याद रख सकते हो। वायरॉइड मींस डिवॉइड ऑफ व्हाट, प्रोटीन कोड। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये सारे कंक्लूजन्स उसे कहाँ से मिले, ये सारे ऑब्जर्वेशंस किससे मिले हैं, टीओ डिनर में उसके पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में मिला है, ठीक है। और किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो, ठीक है, पोटैटो प्लांट पे कर रहा था, जिसमें उसको ये समझ आया कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, ये क्या है, एक दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, दे आर फाउंड टू बी फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, और आरएनए भी कैसा है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला है। इतनी ही चीज आप लोग को, ये 4-5 पॉइंट आप लोग को याद रखने वायरॉइड्स में, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज आ जाती है प्रायंस। अब नाउ विल सी प्रायंस। अब देखो प्रायंस के अंदर क्या है, एक चीज याद रखनी है प्रायंस में कि यही एक, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज करता है। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी प्रायंस जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज मतलब डिजीज रिलेटेड टू योर ब्रेन, उसके अंदर ब्रेन डैमेज होता है, उसके अंदर ठीक है, ब्रेन फंक्शनिंग क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ब्रेन माल फंक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ठीक है सीवियर केसेस देखने को मिलते हैं। और इसके दो हम एनालॉगस वेरिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों जगह ये देखने को मिलता है। एक तो कैटल में, दैट इज योर एनिमल्स, और दूसरा ह्यूमन में इसका एनालॉगस वेरिएंट देखने को मिलता है। एनालॉगस वेरिएंट क्या होता है ये भी हम समझेंगे। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब देखो इसका डेफिनेशन कैसे दिया है कि प्रायंस क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को हम प्रायंस कहते हैं। अब मॉडर्न मेडिसिन में अभी हम आजकल देख रहे हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होने लग गई है और बहुत नई नई तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिजीज सामने आती जा रही है। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है मेनली इसके अंदर किसका हाथ होता है, प्रायंस का हाथ होता है। दे वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कॉजिंग कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो हमें ये समझ आया है आफ्टर वेरियस रिसर्चेस कि ये जो पैथोजन था, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट था जो ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज कर रहा है, वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन आता है, ठीक है। प्रोटीन से इसका क्या मतलब है, लुक एट दिस, एबनॉर्मली फोल्डेड। आपको पता होगा प्रोटीन्स जो होते हैं वेरियस ठीक है मेथड्स में क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। 3 तरीके के उसके अंदर वेज आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट वी सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला एबनॉर्मली फोल्डेड, मतलब कि अगर ऐसा प्रोटीन का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये कॉइल्ड प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन जो है एबनॉर्मली फोल्डेड है, इधर पे जा रहा है, फिर इधर पे जा रहा है, फिर इधर पे जा रहा है, तो दिस इज एबनॉर्मली फोल्डेड, राइट। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई शेप नहीं है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रायंस। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रायंस। ये क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। ठीक है, तो ये जो है, अब ऐसे नहीं समझना प्रायंस मतलब ठीक है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, तो वो उनका साइज छोटा नहीं है। ठीक है, दे आर नियरली इक्वल टू वायरसेस। वायरसेस से छोटा कौन है? वायरॉइड्स छोटे हैं, राइट। क्यों छोटे हैं? बिकॉज दे लैक प्रोटीन कोड। ठीक है, दीज एजेंट्स वर कॉल्ड व्हाट? प्रायंस। The most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy। ठीक है, डिजीज, ये डिजीज किसके अंदर देखने मिलती है? कैटल के अंदर देखने मिलती है। encephalopathy जिसे हम कहते हैं BSE। ठीक है, ये डिजीज किसके अंदर मिलती है? मैड काउ डिजीज, कैटल मतलब रिलेटेड टू काउज एंड बफेलोज, इसके अंदर ये सारी डिजीजेस देखने को मिलती है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट? मैड काउ डिजीज। इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? मैड काउ डिजीज। अब ये डिजीज का साइंटिफिक नेम क्या है? BSE, याद रखना है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट। एनालॉगस वेरिएंट का ये मतलब होता है कि आप लोग को सेम डिजीज जो सेम डैमेज कॉज कर रही है, सेम तरीके से इन्फेक्ट कर रही है और सेम सिम्टम्स शो कर रही है। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन वो ये वाला पर्टिकुलर प्रायन जो ये कॉज कर रहा है, वही पर्टिकुलर प्रायन ह्यूमंस में कॉज नहीं करता। प्रायंस ही होते, लेकिन डिफरेंट प्रायंस होते हैं। ठीक है, तो there are differences in prions but they cause the same diseases, similar diseases in humans as well। humans में भी ये कैसे डेवलप हुई है? इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स में हम क्या देखते हैं कि इवन चीता हैव क्लॉज। ठीक है, चीता के पास में पॉज होते हैं, हमारे पास में हैंड्स है, तो मतलब सेम चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए यूज हो रही है। लेकिन एनालॉगस में देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, क्या सेम है? नहीं, लेकिन वो सेम काम के लिए यूज हो रही है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी ये किसके अंदर देखी जाती है? कैटल में। और ये जो कॉजिंग एजेंट इसके अंदर होता है, वो एजेंट हम ह्यूमंस पे एक्ट नहीं करेगा। ह्यूमंस पे भी कोई एक प्रायन ऐड करता है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का प्रायन होता है। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एनालॉगस वेरिएंट। उसी का सेम जैसा वेरिएंट हमारे इसके अंदर देखा जाता है, जो ह्यूमंस के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। और न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज इन ह्यूमंस इज कॉल्ड एज व्हाट? CJD। CJD इज योर CR-Jacob डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लाइकन्स। अब लाइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग के नेक्स्ट इवोल्यूशन चैप्टर में भी लाइकन्स के बारे में बात की गई है। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और आगे इकोसिस्टम में भी इकोसिस्टम वाले सारे चैप्टर्स, एनवायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर्स में भी लाइकन्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में है, 2-3 चैप्टर में इसका ठीक है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लाइकन्स आर symbiotic associations। Now what are symbiotic associations? Symbiotic related to friendly relation। ठीक है, कैसा रिलेशन इनका? फ्रेंडली, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज symbiotic association। एक चीज आप लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड के, जिसके अंदर कमेंसलिज्म होता है। दिस कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक जन को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे जन को नल, मतलब कि ठीक है, एक जन को प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को कुछ भी, ना तो बेनिफिट हो रहा है, ना तो कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ना तो कोई हार्म हो रहा है, ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है। इसे कहते हैं कमेंसलिज्म। ये कमेंसलिज्म है क्या? क्या ये सिम्बायोटिक रिलेशन को हम कमेंसलिज्म कह सकते हैं? नहीं, दैट इज डिफरेंट एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज डिफरेंट। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों ही एक दूसरे को काम आ रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिम्बायोसिस। ठीक है, इट इज म्यूचुअली, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, अभी सिम्बायोसिस बहुत सारे ठीक है 2 लिविंग क्रिएचर्स में देखा जाता है, लेकिन अगर एल्गे और फंजाई के बीच में देखा जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लाइकन्स। उसे हम क्या कहेंगे? वो पर्टिकुलर कंपोजिट जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसे हम कहते हैं लाइकन्स। तो क्या लाइकन्स एल्गे होते हैं? क्या लाइकन्स फंजाई होते हैं? नहीं, वो एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, कंपोजिट यानी 2 जन से मिलाया हुआ ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, और लाइकन्स को देख के बिल्कुल यहाँ पे देखो ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, लाइकन्स, if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had 2 different organisms within them। मतलब एकदम ऐसे जैसे लगते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, नहीं, लेकिन they are made up of 2 सब पार्ट्स, जिसके अंदर एक एल्गल कॉम्पोनेंट होता है, एक फंगल कॉम्पोनेंट होता है। The algal component is known as phycobiont। ठीक है, फाइको रिलेटेड टू एल्गे, याद रखना है। आप लोग सर्च करोगे गूगल पे फाइकोलॉजी, यानी देखो एक है फाइकोलॉजी और एक है माइकोलॉजी।
याद रखने में बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। माइकोलॉजी का मतलब लॉजी यानी स्टडी, ये तो पता है। माइकोलॉजी मतलब फंजाई की जो स्टडी करते हैं उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जो फाइकोलॉजी होती है उसके अंदर हम एल्गे की स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये वर्ड आप उठाओ, ठीक है, लॉजिक लगाओ थोड़ा कि यहाँ पर फाइकोबायंट लिखा है, बायंट मतलब कि वो वाला सब पार्ट, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंगल कंपोनेंट है माइकोबायंट। तो दो पार्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं, एक फाइकोबायंट, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट कहेंगे। फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट क्यों कहेंगे? बिकॉज माइको मीन्स फंजाई, और एल्गी कंपोनेंट को क्या कहेंगे हम? फाइकोबायंट, बिकॉज फाइको रिलेटेड टू योर एल्गे, ठीक है, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। हमें पता है एल्गे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, और फंजाई जो है टोटली हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। फंजाई में हमने देखा है सबसे ज्यादा सैप्रोफाइटिक नेचर का हो सकता है या तो पैरासिटिक नेचर का हो सकता है। तो फंजाई जो है कभी भी ऑटोट्रॉफिक देखे नहीं जाते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एल्गे प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। अब क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेट्रोट्रॉफिक है, तो वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता, तो मतलब फूड प्रिपेयर करने का काम तो इससे होगा नहीं। किससे? फंजाई से। तो फूड कौन प्रिपेयर कर रहा है? एल्गे। एल्गे प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, एल्गे का क्या काम है? खाना बना के देता है, ठीक है। फूड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, राइट। तो वो खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन बना रहा है? एल्गे कंपोनेंट, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप अपने पास है फंजाई। फंगल कंपोनेंट क्या काम करता है? दे प्रोवाइड शेल्टर। हमने देखा है कि जो एल्गे होते हैं वो बहुत ही स्मॉलर इन साइज होते हैं, फंजाई से बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। और जो ये कंपोनेंट होता है दिस योर फंगल कंपोनेंट ऐसे लंबे लंबे हाईफेज बनाता है, दिस इज योर फंगल कंपोनेंट। तो यहाँ पर बेसिकली जो एल्गे है इस तरीके से इसके ऊपर रहता है, ठीक है, इस तरीके से वो मिलेगा, और जो फंगल कंपोनेंट है वो इस तरीके से ग्रो होता रहेगा, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो एल्गे को एक तरीके से क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है। एल्गे को क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है। दिस इज योर एल्गे पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज योर फंजाई, ठीक है। फंजाई क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, और वाटर के अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके, ठीक है, एल्गे को दे रहा है। और एल्गे क्या कर रहा है? फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का कैसा रिलेशन हो गया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाता है, ठीक है। सो मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन। इफ वन सॉ अ लाइकन, ठीक है, दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर, वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन देम, ठीक है। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, क्योंकि ये दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। एक चैप्टर आप लोग को इवोल्यूशन में एक पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, इवोल्यूशन चैप्टर में एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसके अंदर आप लोग को बताया गया है कि ठीक है, ट्रीज के ऊपर पहले बहुत लाइकन्स जमते थे, ठीक है, लाइकन्स बनते थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रीज के अंदर से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, दैट इज पॉल्यूशन, ठीक है। तो एयर को पॉल्यूट कर रहा है जिसकी वजह से वहां पर लाइकन्स नहीं मिलते हैं। तो दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। जहां पर लाइकन्स एब्सेंट है मतलब वहां पर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और जहां आपको लाइकन्स मिल रहे हैं मतलब वहां का एरिया जो है लेस पॉल्यूटेड या फिर नो पॉल्यूटेड होता है, ठीक है। अभी इसका समरी शुरू करेंगे। हमने ये सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं, आई होप आप लोग को ये सब चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। समरी में बेसिकली हम पूरा एक ओवरव्यू समझ रहे होंगे, ठीक है। ऑल राइट, समरी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। सबसे पहले हमने सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाई की थी कि कौन से साइंटिस्ट ने कैसा क्लासिफिकेशन निकाले एंड व्हाट ऑन व्हाट बेसिस दे क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो इसका बेसिस क्या था, ठीक है, क्लासिफाई करने का? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जैसे कि ट्रीज को उसने डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक है, उसके मॉर्फोलॉजिकल, उसके हाइट के बेसिस पे, उसके ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। उसने डेप्थ में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिए थे, सिर्फ जो दिख रही है चीजें उसके बेसिस पे उसने ट्रीज, श्रब्स एंड
हर्ब्स में उसको डिवाइड किया था। लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने हमेशा पढ़ा है, लीनियस ने दिया है। और कौन से 2 किंगडम थे? प्लांटे और एनिमेलिया। इसका बेसिस क्या था कि प्लांटे जो होते हैं खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और उनके पास में क्या होता है? सेल वॉल होता है। और जो एनिमेलिया होते हैं वो टोटली हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और दे लैक सेल वॉल। ये 2 चीजें थी जिसके बेसिस पे उसने सिर्फ 2 किंगडम बनाए। लेकिन ये 2 किंगडम के अंदर कोई चीजों का ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ कि इनके अंदर यूनिसेल्युलर भी डाल रहे हैं, इसके अंदर मल्टी सेल्युलर, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट सब एक पर्टिकुलर इसके अंदर प्लांटे के अंदर आ रहे। और कुछ ऐसे थे जो कि ना तो प्लांटे में आ रहे थे ना तो एनिमेलिया में। तो एक और एक जरूरत अराइज हो जाती है, वन मोर नीड अराइजेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं आर.एच. व्हिटेकर, ही प्रपोज्ड एन एलैबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आपको टेबल दिया हुआ है ऑन द वेरी सेकंड पेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है और पूरा एक ठीक है आप लोग को वो बाय हार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर 5 किंगडम कौन से थे? एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया, अब इसका जो बेसिस था, ठीक है, बहुत सारे इसके क्राइटेरिया से जिसके बेसिस पे इसने ये किंगडम्स बनाए, तो उसके क्राइटेरियाज क्या थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उसने सेल स्ट्रक्चर लिया। सेल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि न्यूक्लियस कैसा है और सेल वॉल कैसा है। फिर उसने लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये कैसे है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल में इनका बॉडी कंप्लीट हो जाता है या दे मेक कॉलोनीज, क्या हाइफे बनाते कि वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है तो कीमोसिंथेटिक है या फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो सेप्रोफाइटिक है या पैरासिटिक है। डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, इसके बेसिस पे उसने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि ये पहले अपने एंसेस्टर से कैसे रिलेटेड थे। ठीक है, किस तरीके से ये नया ऑर्गेनिज्म आया। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं हम प्रिमिटिव से हमेशा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मोनेरा से हम एनिमेलिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी हुआ है कि कोई किसी आपको बता रहा है कि पहले प्लांट्स आए उसके बाद में बैक्टीरियाज आए? नहीं, तो हम प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। पूरा मोनेरा किससे भरा हुआ है? बैक्टीरिया। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर एक जगह पे मिलेंगे, फ्रॉम नॉर्मल कंडीशंस टू हाईली एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, हाई सैलिनिटी, हाई एसिडिटी, हाई टेम्परेचर, ये सारी जगहों पे आप लोग को बैक्टीरियाज मिलते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इनके अंदर एक्सटेंसिव मतलब ह्यूज देखने को मिलती है, क्योंकि ये सारे एक्सट्रीमिटीज को क्या कर सकते हैं? इसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, तो इनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वी ऑल नो दिस। ठीक है, जो बैक्टीरियाज होते हैं या तो पैरासिटिक नेचर के होंगे, या तो वो होस्ट सेल के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं, या तो फिर वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, जैसे हमने देखा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और ग्रीन सल्फर, ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एक कीमोसिंथेटिक होता है जिसके अंदर जो ठीक है केमिकल्स के थ्रू अपना न्यूट्रिशन बना रहा होता है, और एक फोटोसिंथेटिक होता है जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसके अंदर क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना रहे होते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आएगा? तो सिंगल सेल्ड आते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं वो, इसे हम कहते हैं ठीक है, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन एनिमेलिया, ठीक है, एंड प्रोटिस्टा। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एनिमेलिया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के जैसे ये सिंगल सेल्ड है, और एक चीज ये एनिमल्स के जैसे कैसे है? यूकैरियोट्स है। अब इनके अंदर कहीं कहीं पे सेल वॉल मिलता है, कहीं कहीं पर नहीं मिलता है। इसके अंदर क्या हमने सब पार्ट्स पढ़ लिए? क्राइजोफाइट्स, जिसके अंदर डायटम्स, ठीक है, डायटोमिशियस अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आता है। ठीक है, डेस्मिड्स आते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स हमने पढ़े, यूग्लिनोइड्स पढ़े जिसके अंदर प्लांट लाइक पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स जो कि कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक नेचर के, प्रोटोजोन्स पढ़ लिए। ठीक है, जिसके अंदर मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। डिफाइंड न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट रहता है, मतलब विद मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, एज इन केस ऑफ एनिमेलिया। वैसे ही इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलते हैं जो कि बैक्टीरिया में नहीं मिलते हैं। दे रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ठीक है, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी। किंगडम फंजाई के बारे में देखेंगे तो उनके स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी डाइवर्सिटीज, उनके हैबिटाट में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज, ठीक है, देखने को मिलते हैं। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर। हमने देखे आगे के जितने भी सब पार्ट्स है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटीरियो एंड बेसिडियोमाइसिटीज, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिलता है? सेप्रोफाइटिक नेचर के फंजाई मिलेंगे इन दर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे शो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स होते हैं इनके पास में, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स।
ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडिया एंड ड्यूटीरिया आर द 4 क्लासेस अंडर दिस किंगडम। ठीक है। द प्लांटे इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक, प्लांटे का कैसे हमने डेफिनेशन रिवाइज करो उसको, यूकैरियोटिक तो होते हैं, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे होंगे ये? क्लोरोफिल कंटेनिंग, इनके अंदर क्लोरोफिल, ठीक है, इट इज अ कंपल्शन, होना ही चाहिए। ठीक है, प्लांट्स में सबके पास में क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, एल्गे आएगा, ब्रायोफाइट आएगा, टेरिडो आएगा, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स, ये सारे इसके अंदर सब पार्ट्स है, दे आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। अच्छा, एक और चीज हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ी थी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज लाइफ साइकिल का क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा पीरियड आता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर, ठीक है, टाइप ऑफ उनका लाइफ साइकिल चल रहा होता है। दूसरा एक और एक ऐसा स्टेज आता है जिसके अंदर दूसरे टाइप का लाइफ साइकिल चल रहा होता है। मतलब कि एक जगह वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में होंगे, एक जगह स्पोरोफाइटिक। ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया, राइट? गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। द हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बहुत इंपॉर्टेंट, एनिमेलिया में सब हेटेरोट्रॉफिक है, एनिमेलिया में कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं है, दे आर ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लैकिंग अ सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर होते हैं और सेल वॉल बिल्कुल ही कंपलसरी है कि एब्सेंट होगा, देन ओनली दे आर इंक्लूडेड इन एनिमेलिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब ये इंजेस्ट करते हैं, चीज़ों को खाते हैं, ना तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, ना तो ये खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। दे इंजेस्ट फूड, ठीक है, दे इंजेस्ट फूड। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्सुअल मोड। हम किंगडम एनिमलिया में पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सारे ही किंगडम्स के सारे ही क्लासेस के सारे ही एनिमल्स कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते। सम असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड्स एज वेल एज द लाइकेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने लास्ट में ये चीज़ पढ़ ली, राइट? कितनी 3 चीज़ें हमने पढ़ी, वायरसेस पढ़ ली है, ठीक है, और चौथी चीज़ तो लाइकेंस थी, दूसरी चीज़ थी वायरॉइड्स, और तीसरी चीज़ आपके प्रायंस। ये तीनों के अंदर कैसे डिफरेंसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग को बार बार रिवाइज करना है, उसके एग्जाम्पल्स याद रखने और सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम याद रखने कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज़ डिस्कवर की थी। ठीक है, तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द समरी एज वेल, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब इसके बचते हैं प्रैक्टिस शीट, जिसको मैं अपलोड करूंगी, ठीक है, वेरी सून, और इसके बाद में विल बी डूइंग दी डिस्कशन लेक्चर। ठीक है, एक ऐसा इसका आंसर की का मैं वीडियो सोल्यूशन अपलोड करूंगी, जिसके अंदर आप लोग जो है सॉल्व करने के बाद में यू कैन गो देयर एंड रेफर टू द सॉल्यूशंस, ठीक है, इन केस यू हैव एनी रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो ये सब हमारा एक्सप्लेनेशन अभी आज खत्म हो जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट चैप्टर दैट आई बी पोस्टिंग विल बी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का यूकैरियोटिक वाला पार्ट। ठीक है, तो रिमेन अपडेटेड, हमेशा अपडेटेड रहो, नेक्स्ट चैप्टर करते रहो, प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करो, और बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर यही है कि एग्जाम्पल्स को बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में फीचर्स है और एग्जाम्पल्स है, फीचर्स है और एग्जाम्पल्स है, सिर्फ यही वो चैप्टर, यही है इस चैप्टर में, तो इसको याद रखना है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट रिविजन एंड कंटिन्यूसली लर्निंग दीज थिंग्स। ठीक है, बाय, गुड बाय।